नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है PCOS और PCOD, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। कोई इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम बताएंगे कि ये बीमारी क्यों होता है और इसका क्लिनिकल फीचर यानी इस बीमारी का लक्षण क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। और इसका एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे। दूसरा वाला पार्ट में हम बताएंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज है और आप इसको घर में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पहले इतना नहीं पाया जाता था, लेकिन आजकल इसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ गया है। हर 5 से 1 लड़की को ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी लगभग 10 से 25% लड़कियों में ये बीमारी आजकल पाया जाता है। आपको समझने में आसान होने के लिए पहले हम इसका क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण के बारे में बताएंगे, ताकि आप जान सकें ये कौन सी बीमारी के बारे में हम बता रहे हैं और फिर इसका क्यों होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जिस लोगों को ये PCOS रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है, उनका आप देखे होंगे कुछ लड़कियों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका चेहरे में बाल आने लगता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, और सर का बाल बहुत जल्दी गिर जाता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, यानी लड़के लोग में जैसे बाल गिरता है, सामने से बाल खाली होते जाता है, तो वैसे लड़कियों में भी बाल गिरना देख सकता है। सिर्फ चेहरा में बाल नहीं आता है, कभी कभार चेस्ट में आता है और बैक में भी आ सकता है। जैसे लड़के लोग में बहुत ज्यादा हेयर होता है, मोटा मोटा हेयर होता है, वैसे लड़कियों में भी ये पाया जाता है जिन लोगों को PCOS है। और बाल जो गिरता है बहुत ज्यादा बाल गिरता है और नॉर्मल दवाई से ये काम नहीं करता है, इसीलिए आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ पिंपल्स यानी मुहां से एक्नी बहुत ज्यादा आता है। कैसा एक्नी आता है? जो बहुत ही पेनफुल यानी दर्द करने वाला पिंपल होता है, और बड़ा बड़ा नोडुलोसिस्टिक एक्नी होता है जो जॉ लाइन में यानी यहाँ पे ज्यादा होने को दिखता है, और इसके साथ साथ बॉडी में भी ये पिंपल देखने को मिल सकता है। ये जब ठीक होता है बहुत गड़ा गड़ा स्कार आपका छोड़ के जाता है। तो आप फोटो में जैसे देख रहे हैं वैसा वाला एक्नी आपको देखने को मिल सकता है जिन लोगों का PCOS है। इसके साथ साथ छोटा छोटा वार्ड्स यानी जिसको हम लोग साइंस में DPN बोलते हैं, डर्माटोसिस पैपिलोसा नाइग्रा, जिसका ऑलरेडी वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। ये भी आपको PCOS पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अकांथोसिस नाइग्रिकन्स यानी गर्दन काला होना, बगल काला होना, इसके साथ साथ थाइज आपका जांघ के साइड में काला हो जाना, ऐसा वाला आपका प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है जिन लोग का PCOS है। इसका और एक वीडियो है, आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। इस पेशेंट में कभी कभार मेल वॉइस भी देखने को मिल सकता है, यानी लड़कियों में लड़का जैसा आवाज भी हो सकता है। ये स्किन का प्रॉब्लम छोड़ के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या होता है उसमें? आपका पीरियड का इरेगुलर होना, यानी हर महीने पीरियड नहीं होता है। कभी कभार पीरियड जो 28 दिन या 35 दिन के अंदर हो जाना चाहिए वो बहुत लेट में होता है, यानी 35 डेज के बाद होता है, और बहुत कम पीरियड होता है। अगर होता है तो 1-2 दिन में बंद हो जाता है, और साल में 9 से कम पीरियड होता है। इसके साथ साथ क्रैम्प हो सकता है, यानी पीरियड के टाइम पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। और PCOS पेशेंट में वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है और ओबेसिटी पाया जाता है। कुछ लड़कियों का ये सारे सिम्टम्स नहीं रहता है, फिर भी ये PCOS हो सकता है। उसको बोलते हैं लीन PCOS, यानी दुबला पतला है लेकिन PCOS है। विसरल फैट यानी बॉडी के अंदर चर्बी जम जाता है, जिसकी वजह से ये PCOS होता है। और एक पाया जाता है इनफर्टिलिटी, मतलब अगर लड़की छोटी है, कम उम्र का है, कभी कभार ये PCOS मिस हो जाता है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे लड़कियों में सारे सिम्टम्स नहीं रहता है। कभी कभार लोग सोचते हैं कि ये पिंपल जो है ये शायद उम्र के वजह से ये हो रहा है, शायद वजन ज्यादा होने की वजह से गर्दन में काला हो रहा है, तो इस वजह से मिस हो जाता है। लेकिन ये डायग्नोसिस बाद में भी कभी कभार एक्सीडेंटल होता है, जब पेशेंट शादी के बाद भी बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी होता है या बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, तो उस केसेस में जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अपने गायनिक डॉक्टर के पास जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट पर, वहाँ पे USG करने के बाद ओवरी में सिस्ट पाया जाता है, तो वहाँ ये डायग्नोसिस होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो चलिए जानते हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्यों होता है। तो फर्स्ट होता है जेनेटिक, यानी ऐसा देखा गया है अगर किसी का फैमिली में मम्मी का, दीदी का या मौसी का किसी का ऐसा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पहले से, तो उन फैमिली में बाकी लड़कियों को ये बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और एक होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस,
बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो नॉर्मली शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ लड़कियों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी ये शुगर कम नहीं होता है, जिसके वजह से बॉडी ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करता है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो ये भी एक कारण है आपका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का। और एक है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। ऐसे बोला जाता है कि बॉडी में पीसीओएस पेशेंट का हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा माइल्ड इन्फ्लामेशन चलता रहता है। और होता है लाइफस्टाइल के वजह से, यानी आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, लोग बैठे बैठे सब काम करते हैं, बाहर जाना घूमना छोड़ दिए हैं, खेलना छोड़ दिए हैं, तो इसके वजह से लोग मोटा होते जा रहे हैं और ये मोटापा के वजह से भी पीसीओएस होता है और पीसीओएस के वजह से ये मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पॉजिटिव विशियस साइकिल है, इसको आपको ब्रेक करना है। प्लास्टिक पोल्यूशन, रूम फ्रेशनर और पेस्टिसाइड के वजह से भी ये पीसीओएस का प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जैसे पैकेज्ड वाला फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चिप्स हुआ, ऐसा पिज़्ज़ा बर्गर हुआ, ये सब ज़्यादा खाने से भी पीसीओएस ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं ये पीसीओएस का मतलब क्या होता है, ये जो मीनिंग क्या है इसका, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसका क्या मीनिंग है। पॉली यानी बहुत सारा होता है, सिस्टिक यानी सिस्ट होता है। सिस्ट कहाँ पाया जाता है, आपका ओवरीज में पाया जाता है, ओवरी में सिस्ट हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल अगर बहुत सारा सिस्ट होता है ओवरीज में तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो चलिए समझते हैं, यानी ओवरीज में इतना सारा सिस्ट क्यों देखा जाता है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है उसके दौरान बीच में क्या होता है, 13-14 दिन या 15 दिन, यानी मिड ऑफ द साइकिल के बीच वाले दिन में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है सर में यानी ब्रेन में, वहां से कुछ हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करता है, आपके ओवरीज में जाता है जहाँ पे आपका अंडर रहते हैं, फॉलिकल रहते हैं, बहुत सारा फॉलिकल रहता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो एफएसएच हार्मोन होता है आपका ओवरीज से अंडा को मैच्योर करता है, वहां से निकलता है। लेकिन ये पीसीओएस पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से, ये बीमारी के वजह से आपका एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कम निकलता है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरीज के अंदर छोटा छोटा जो फॉलिकल रहता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है और इमैच्योर होकर सिस्ट बन जाता है, वहाँ से ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से पीरियड भी ठीक से नहीं होता है और इनफर्टिलिटी होता है। और उन पेशेंट में एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जिन लोगों का रहता है, पीसीओएस पेशेंट में एलएच बढ़ जाता है, एफएसएच कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। और ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से सारे ये बहुत सारा जो मेल वाला फीचर या सिम्टम्स आता है, जैसे हेयर ग्रोथ होना बॉडी में, चेस्ट में, फेस में, और सर से बाल निकल जाना, मेल जैसा वॉइस होना, ये सारे सिम्टम्स आ जाता है लड़की लोग में ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए 3 क्राइटेरिया चुना गया है, और 3 क्राइटेरिया से अगर किसी का 2 क्राइटेरिया रहता है तो उस पेशेंट को पीसीओएस है ये स्टाम्प किया जाता है। तो क्या है वो क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं रोटरडम क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है आपका इरेगुलर पीरियड, यानी अगर पीरियड टाइम से नहीं होता है, बहुत लंबा दिन के बाद होता है, यानी 35 डेज से ज़्यादा साइकिल का ड्यूरेशन है और साल में 9 से कम साइकिल होता है, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर पीरियड। ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। सेकेंड क्राइटेरिया होता है साइंस ऑफ मेल हार्मोन एक्सेस, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बॉडी में रहने से जो साइंस रहता है, जैसे हमने बोला है कि आपका फेशियल हेयर आना, एक्नी आना, सर में आपका बाल गिर जाना और छोटा छोटा वार्ड्स आना और मेल जैसा वॉइस होना, ये अगर सारे सिम्टम्स है तो ये माना जाता है। नहीं, अगर क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, अगर ब्लड में टेस्ट करने के बाद मेल हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और डीएचई और एफएसएच एलएच जो रेशियो होता है वो अल्टर हो जाता है, यानी चेंज होता है, तो वो भी एक क्राइटेरिया माना जाता है। और जो लास्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है सोनोग्राफिक क्राइटेरिया। अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट पाया जाता है, वो भी 20 से ज़्यादा सिस्ट होना चाहिए एक ओवरी में, और एक सिस्ट एटलीस्ट जिसका साइज 10 ml से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये है तो ये एक क्राइटेरिया माना जाता है। तो जो 3 क्राइटेरिया हमने बताया उसमें से अगर 2 क्राइटेरिया किसी का है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है ये माना जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट फर्स्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो उसको वजन कम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होता है।
और इसके साथ साथ आपको खाना पीने में, डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो होम रेमेडीज, डाइट, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या होता है इस बीमारी में? मेडिसिन में नॉर्मली आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं या एंडोक्राइन डॉक्टर होते हैं, आपको वो ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रहता है, जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। स्पाइरोलैक्टोन बोल के एक दवाई आता है, वो देते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे मेटफॉर्मिन नामक एक दवाई आपको दिया जाता है, जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है। अगर किसी का इनफर्टिलिटी है तो उस केसेस में आपका बहुत सारा दवाई अवेलेबल है, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट होता है, लेट्रोजोल होता है, गोनाडोट्रोपिन होता है। ये सारे दवाई आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वही आपको देते हैं, और इससे आपका जो बच्चे ना होने का जो प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये था डिटेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगले पार्ट में हम आपको ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में क्या खाना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करके आप इसको बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, और आपका होम रेमेडीज क्या होना चाहिए आपको बताएंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ये सेकेंड पार्ट के साथ। नमस्ते जी।